हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। जी हाँ, ये जो जीवन परिचय है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आप जाकर अपना प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हैं। जी हाँ, मैं ये यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, अदर बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो वो आप जानिए कि आपका ये जीवन परिचय आता है कि नहीं आपके बोर्ड में। चूँकि मैं यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय यूपी बोर्ड में हर साल आता है, हर साल आता है। तो चलिए, इनका मैं जीवन परिचय इस वीडियो में लिखाऊंगा। एक एक मैंने अच्छे से मतलब डिटेल में ये एक ये टाइपिंग कर चीज़ें लिखी हैं और मैं आपको चलिए साथ में समझाता चलूँगा। और साथ में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप साथ में मन से इस वीडियो को देखते हो तो साथ में इनका जीवन परिचय आपको याद भी होता चला जाएगा। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना कर तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कहूँगा, चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इस तरह की वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए, ये देखिए, यहाँ आप लिखोगे सबसे पहले कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ तक आप लोग, ये फर्स्ट लाइन है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ऐसे आप लोग लिख दोगे। हालांकि यहाँ आप अपने तरीक़ा से सीधे सीधे ये भी लिख सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। लेकिन ये चीज़ें थोड़ा जोड़ देते हो ना कि हिंदी की प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, तो काफ़ी मज़ेदार बन जाता है ये फर्स्ट लाइन ही। और एग्जामिनर यहीं पर पढ़ेगा तो आपको मतलब यहीं पर आपसे इंप्रेस हो जाएगा और आपको मतलब अच्छा मार्क देने की कोशिश करेगा। तो ऐसे आप लिखिएगा कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884, आगे आप ईस्वी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाए तो काम चल जाएगा, 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। ठीक है, जो क्या थे? एक सुपरवाइजर कानूनगो, मतलब एक तरह से आप समझ ले कि वो न्यायालय यानी कोर्ट में काम करते थे। बस इतना, इसके बारे में ज़्यादा आप डिटेल में मत जाइए। बस यहाँ से आप इसके बाद ये लिखिएगा कि इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। यानी यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो जो न्यायालय में काम करते थे। ठीक है, अब देखिए, चूँकि मैंने यहाँ इनकी माता का नाम नहीं लिखा है, आप चाहो तो आप माता का नाम लिख सकते हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माता पिता दोनों का नाम लिखें। खासकर देखिए, आपको मतलब पिता का नाम लिखना ज़रूरी होता है, माता का नाम भी लिखे तो काम चल जाएगा। पिता का नाम लिखना ज़रूरी होता है हर एक लेखक के जीवन परिचय में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आप लोग, आई होप आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें और याद भी ये हो गया होगा। एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। अब ये आगे लिखेंगे कि उन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की, तो मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, इनका गणित काफ़ी कमज़ोर था, तो इस चीज़ को आप ऐसे भी ऐसे मतलब इसको डिटेल में लिख देंगे कि गणित में कमज़ोर होने के कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, और इस प्रकार इंटर की अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व यानी पहले ही विद्यालय छूट गया। यानी जो इंटर की अंतिम वर्ष की परीक्षा थी उसके मतलब पहले ही क्या हुआ कि उनका विद्यालय छूट गया, यानी इंटर वो नहीं कर पाए। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। यानी वही मिर्ज़ापुर के न्यायालय, यानी जहाँ उनके मतलब पिताजी नौकरी करते थे, वहीं पे इन्होंने भी मतलब नौकरी प्रारंभ कर दी करना। आगे लिखेंगे किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी। ओके, यानी वो जो नौकरी थी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। जैसे आप मतलब आप भी कोई जॉब करने जाओगे कहीं तो कहोगे ये मुझे मतलब जॉब ये जच नहीं रही है, ये मेरे काम लायक ये जॉब नहीं है, मैं इसे नहीं कर पाऊँगा, तो आप छोड़ दोगे। मतलब वो आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। या हम बोलते हैं ना कि अरे यार ये लड़का केवल पुलिस के लिए बना है, ये पुलिस में ही भर्ती होगा, या ऐसे बोल दे कि ये लड़का इंजीनियर बनेगा। मतलब कुछ गुण देखकर मतलब उस लड़के की मतलब हम ऐसे कर देते हैं। तो उसी प्रकार मतलब उसका स्वभाव, मतलब उनका जो स्वभाव था मतलब इस नौकरी के प्रति अच्छा नहीं था। मतलब क्या है, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो नौकरी इन्हें पसंद नहीं थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेंगे किंतु स्वानुकूल न होने के कारण छोड़ दी। ठीक है, और
मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में ही चित्रकला के अध्यापक हो गए, या आप यहाँ पर गए आप आगे ऐड कर लीजिएगा, मैंने टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लिख लोगे, यानी जिस मिशन स्कूल से आप इन्होंने पढ़ा था उसी मिशन स्कूल में अंत में जाकर चित्रकला के अध्यापक ये बन गए, ठीक है। तो यहाँ एक बार मैं और दोहरा देता हूँ कि गणित में कमज़ोर होने के कारण उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा और इस प्रकार इंटर की अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी, यानी स्वभावानुकूल न होने के कारण नौकरी उन्होंने छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में ही चित्रकला के अध्यापक हो गए। यानी जिस स्कूल से इन्होंने पढ़ा था, हाई स्कूल उत्तीर्ण किया था, उसी स्कूल में क्या हो गए कि चित्रकला के अध्यापक हो गए। आगे चलिए, आगे हम यहाँ ओके यहाँ गए, यहाँ से शॉर्ट होकर यहाँ आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी बीच स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी से, ठीक है, इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, यहाँ बीच बीच में कामा दे दीजिएगा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाएं लिखना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। यानी जिस समय वो मतलब पढ़ाने लगे, मतलब चित्रकला के अध्यापक हो गए, पढ़ाने लगे और कुछ समय बाद उन्होंने मतलब कुछ समय मतलब कहने का मतलब कई वर्ष लग गए होंगे, ठीक है। तो उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का काफ़ी अच्छे से अध्ययन कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मतलब उन्होंने क्या किया कि पत्र पत्रिकाएं लिखना प्रारंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। यानी बाद में ये चलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में क्या हुए कि हिंदी के प्राध्यापक एक मतलब एक तरह से टीचर समझ लीजिए, टीचर के पद पर इनकी नियुक्ति हुई, ठीक है। इसी बीच इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएँ की, ठीक है, यहाँ पे कामा दीजिए। इसी बीच मतलब यहाँ भी इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की, ये तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कि बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद, ये बाबू श्याम सुंदर दास क्या थे, तो चलिए इनके बारे में भी मैं बताता हूँ। अभी बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद यह हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किए। मतलब यहाँ से आपको समझ गया होगा कि समझ यहाँ पे आ गया होगा कि बाबू श्याम सुंदर दास जो थे वो मतलब हिंदी विभाग के क्या से अध्यक्ष थे, किसमें, BHU में। तो उनके अवकाश प्राप्त करने के बाद, अवकाश प्राप्त करने का मतलब कि रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे वो हिंदी विभाग के क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। तो उन्होंने मतलब श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया, मतलब उस पद पे इनकी नियुक्ति हो गई, ठीक है। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार आप इतना देखिए, मैंने पूरी डिटेल में और काफ़ी ऐसे शब्द लिए हैं कि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आप इसको कि तो लिख लीजिए कि तो मतलब अच्छे से याद कर लीजिए। अभी का भी मैं तो कहूँगा आप लिख लीजिए, या ये इसका आप मतलब व्हाट्सअप पे जुड़ जाएगा। यहाँ मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, यहाँ पे आप देखिए ये कोने में व्हाट्सअप नंबर है 85 42 86 64 46। ये इस पे आप मैसेज करेंगे तो आपको एक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जुड़ जाइएगा। वहीं पे मतलब ये सारा PDF सब मिलता रहता है, तो इस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। बाकी देखिए आपको जीवन परिचय और मतलब इनकी एक रचना का नाम लिखने का आता है गद्य में, ठीक है। तो जीवन परिचय का 2 नंबर मिलता है और 1 नंबर रचना का। तो 1 नंबर इनकी रचना, आप एक ही रचना पूछता है। तो जैसे यहाँ मैंने इनकी 2 रचनाएं, रस मीमांसा और चिंतामणि, उसके अलावा त्रिवेणी भी है, तो ये 2 आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जीवन परिचय आई होप आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैंने शॉर्ट में तो देखिए ये मैंने काफ़ी फंट बड़ा किया है, इसलिए इतना यहाँ ऊपर से इतना ये नीचे तक आ गया है। आप अपनी ऐसे मतलब लिखिएगा, ऐसे आप लिखेंगे ना कॉपी में तो आपको लगेगा कि ये काफ़ी छोटा है, और मैंने छोटे में ही लिखने का प्रयास किया क्योंकि इसका केवल 2 मार्क होता है और 2 मार्क के लिए आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। काफ़ी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो यार अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को, क्योंकि वीडियो बनाने में यार काफ़ी मेहनत लगती है। और उसके अलावा अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में, और चैनल से जुड़े रहिए। आपके बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी होगी इस चैनल पे, ठीक है। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में अगर आपका कोई मतलब कैरी है कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।